हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के रिवीजन में लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। जी हाँ बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब डिस्कस किया था। आज हम इक्विटी शेयर्स डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद कुछ मिक्स सम्स होंगे जहां पे डिवेंचर्स भी होंगे और इक्विटी शेयर्स भी होंगे, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या टॉपिक होते हैं इक्विटी शेयर्स में। पहला जो होता है एक नॉर्मल परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। नॉर्मल सा एक सम होता है जहां पे इक्विटी शेयर्स को आप परचेज सेल करते हो। फिर एक छोटा सा पॉइंट आता है, कॉन्सेप्ट आता है बोनस शेयर्स का। हम सीखेंगे कि बोनस शेयर का अकाउंटिंग इफेक्ट कैसे जाएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है राइट शेयर्स का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड में दो चीज हम डिस्कस करेंगे, फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। पहले मैं आपको एक सम इसका करवाऊंगा जिसमें नॉर्मल सम और बोनस शेयर आ जाएंगे। उसके बाद एक सम ऐसा जिसमें राइट शेयर्स भी आएगा, मतलब बोनस शेयर्स भी आएंगे, नॉर्मल परचेज एंड सेल भी रहेगा और राइट शेयर्स भी रहेंगे। एक सम ऐसा करवाऊंगा जिसमें फाइनल डिविडेंड रहेगा। एक सम ऐसा करवाऊंगा जिसमें इंटरिम डिविडेंड रहेगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ मिक्स सम्स होंगे, वो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे तो सारी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबके एक एक सम्स मैं आपको करवा रहा हूँ, जिससे कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये रिवीजन लेक्चर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन 4। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बना देता हूँ। डिविडेंड का कॉलम बनाना है कि नहीं बनाना, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। डिविडेंड का कॉलम तभी बनाना है जब डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हो। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाना आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी डिविडेंड का पॉइंट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट, ये दो ही कॉलम बनाएंगे हम। एक अमाउंट का कॉलम हमने यहाँ पे बना दिया है। चलिए अब देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 1/4/2011 Mr. T. Shekharan purchased 5,000 equity shares of rupees 100 each in V Limited at the rate of rupees 120 each from a broker who charged 2% brokerage. He incurred 50 paisa per rupees 100 as a cost of share transfer sums. ठीक है, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, ध्यान से समझना। 5,000 इक्विटी शेयर्स हमने परचेज किए,
तो 5000 इंटू 120 ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 6 लाख रुपए। फिर हम क्या करेंगे, उसमें ब्रोकरेज ऐड कर देंगे। सर ब्रोकरेज है 2% का, ठीक है 2% आप निकालोगे इसका तो कितना हो जाएगा 12,000। तो ये कितना हो जाएगा 6,12,000। अब एक पॉइंट इसमें और है, वो ध्यान से समझना। शेयर ट्रांसफर स्टाम्प उन्होंने बोला है कि 50 पैसे ₹4 50 पैसे ₹4 हमारे पास अमाउंट कितने की 6 लाख। तो 50 पैसे 100 पे है तो 6 लाख पे कितना होगा, इसको कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स। 50 पैसे अगर 100 पे है तो 6 लाख पे कितना होगा? सर ये आ जाएगा आपका 3000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6,15,000। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4/2011 टू बैंक। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 5000, अमाउंट कितनी है 6,15,000 इंक्लूडिंग कॉस्ट। ठीक है 6,15,000 यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद देखो आगे ट्रांजेक्शन क्या लिखा, ऑन 31/1/2012 बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो 1:2। बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो 1:2 31st दिन। अब ध्यान से समझना, हम बोनस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखो बोनस कितना मिला पहले तो वो मैं निकाल लेता हूँ। 1:2 के रेशियो में इसका मतलब एक बोनस शेयर मिलेगा कितने के बदले में 2 शेयर के बदले में। तो अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं तो उस पे आपको एक बोनस मिलेगा। तो 1:2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है। तो हमारे पास कितने हैं 5,000 इक्विटी शेयर्स है ना जो हमने खरीदे थे, तो हमको बोनस कितना मिलेगा 2500। पहली चीज तो ये है कि हमको 2500 का बोनस मिलेगा। अब दूसरी चीज ये आती है कि क्या बोनस शेयर मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, और अगर आने चाहिए तो इसका लॉजिक क्या है, क्यों आने चाहिए। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो बोनस शेयर है ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आप लॉजिकली सोचो कि जब मुझे बोनस मिल रहा है मतलब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहे हैं। मेरे नंबर ऑफ शेयर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इट मींस मेरे इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेंगे, मेरे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस 2500 बोनस शेयर लेने के लिए मुझे कुछ देना नहीं पड़ा। तो अगर मैं बोलूं क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, द आंसर इज यस। अगर मैं बोलूं क्या इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी, द आंसर इज नो। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस नहीं बढ़ेगी, टोटल कॉस्ट प्राइस एंड इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे लॉजिकल बात ये है कि हमको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसको दिखाना चाहिए, तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लिखेंगे। अब ध्यान से समझना, टू बैंक के नाम से नहीं लिख सकता हूं मैं क्योंकि पैसा थोड़ी जा रहा है। अगर पैसा जा रहा होता तो टू बैंक के नाम से मैं लिखता। तो यहाँ पे 2500 शेयर आ जाएंगे और कॉस्ट प्राइस में क्या लिखूंगा 0, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ध्यान से समझना। तो इस तरीके से बोनस का इफेक्ट आपको देना है। Before and after the record date of bonus share, the shares were quoted at 175 per share and 90 per share respectively. On 31st March 2012, Mr. Sri Sekaran sold bonus share to a broker who charged 2% brokerage. ठीक है, ये आपको मार्केट प्राइस दे रखी है। बोनस शेयर से पहले मार्केट प्राइस है 175 और बोनस शेयर के बाद की मार्केट प्राइस है 90 रुपीज। ठीक है, एंड 2% ब्रोकरेज अब लगेगा और जितने बोनस शेयर थे उसने बेच दिए। तो 2500 बोनस शेयर हमको मिले थे, हमने सेल कर दिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई बैंक। कितने शेयर्स किए 2500 रुपए। कितने में बेचे हैं, सीधी सी बात है बोनस मिलने के बाद ही बेचे होंगे। मतलब 90 रुपीज मार्केट प्राइस जो दे रखी है उस मार्केट प्राइस पे हमने बेचे होंगे।
तो 2500 इंटू 90 करेंगे, 2500 इंटू 90 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000 और ब्रोकरेज माइनस कर देना 2% का, तो 4,500 ब्रोकरेज हो गया। ये माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2,20,500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी सेल्स हो जाएगी 2,20,500। ये हम इन्वेस्टमेंट में दिखा देंगे यहाँ पे 2,20,500। ओके, चलिए ये ट्रांजेक्शन हो गए। अब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। कितने सर? 5,000 बचे हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा हमको। कुछ नहीं लिखा हो तो मैंने आपको बताया था एवरेज कॉस्ट से करना आपको। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? 6,15,000 प्लस जीरो, बोनस शेयर भी कंसिडर करना है। 6,15,000 प्लस जीरो डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 प्लस 2,500। 6,15,000 डिवाइड बाई 7,500, तो ये आ जाएगा 82 रुपीज। ये कॉस्ट प्राइस आ गई 82। अब मार्केट प्राइस आप देखो तो मार्केट प्राइस कितनी है? 90 रुपीज। दोनों में से जो भी कम होगा उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन 82 कम है तो 82 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो 5,000 इंटू 82 ये आ जाएगा 4,10,000 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस। तो ये बोनस का पॉइंट मेरे को समझाना था, बाकी सब कुछ तो यहाँ पर सिंपल है एकदम। और लास्ट में जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, चलिए ये आप कंप्लीट कर लेना प्रोसीडिंग। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें राइट शेयर वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। एक एक किस्म में हर एक कॉन्सेप्ट का आपको करवा रहा हूँ। On 1st April 2011, Rajat had 50,000 equity shares of P Limited at a book value of rupees 15 per share, nominal value rupees 10 per share, 10 each. He provides you the further information. On 20th June 2011, he purchased another 10,000 shares of P Limited at rupees 16 per share. कितने शेयर खरीदे हैं? 10,000 रुपए। ये 10,000 शेयर 16 रुपीज के हिसाब से। On 1st August, P Limited issued one equity bonus share for every 6 shares held by the shareholders. And on 31st October 2011, the directors of P Limited announced a right issue which entitles the holder to subscribe 3 shares for every 7 shares at rupees 15 per share. Shareholder can transfer their rights in full or in part. Rajat sold 1/3 of entitlement to Umang for a consideration of rupees 2 per share and subscribed the rest on 5th November 2011. You are required to prepare investment account in the books of Rajat for the year ending 31st March 2012. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना। चलिए स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे हम। एक कॉलम डेट, डिविडेंड का कॉलम यहाँ पे भी नहीं बनाना है आपको, क्योंकि डिविडेंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी है। नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट। ठीक है, 2 कॉलम बनाने हैं। इस साइड में हम डेट का कॉलम बनाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स और एक कॉलम बन जाएगा अमाउंट का।
ये लीजिए, ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट। यस, पहला ट्रांजेक्शन हुआ है, पहले ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल को 50,000 इक्विटी शेयर्स का। तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे हम। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं? 50,000। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स यहाँ पे लिखेंगे। अमाउंट कितनी है? 15 रुपए। 15 रुपए परचेज प्राइस है, तो 50,000 इंटू 15 7,50,000। तो 7,50,000 यहाँ पे हम दिखा देंगे अमाउंट कॉलम में। ठीक है, चलिए उसके बाद he provides you the further information on 20th जून। 20 जून को एक ट्रांजेक्शन हुआ है, हमने परचेज किया 10,000 शेयर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक। नंबर ऑफ शेयर्स में आ जाएगा 10,000 और कितने रुपए में परचेज किया? 16 रुपीज पर शेयर। 10,000 इंटू 16, 10,000 इंटू 16 आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1,60,000। तो 1,60,000 यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद देखो, ऑन 1 अगस्त 2011 पी लिमिटेड इशूड 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी 6 शेयर। बोनस शेयर की कैलकुलेशन हम करेंगे। 1 इक्विटी शेयर कितने के बदले में? 6 के बदले में। आपके पास कितने हैं? 60,000 के टोटल। ऊपर आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो कितने बोनस मिलेंगे आपको? 10,000। तो 10,000 बोनस मिला, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे 1 अगस्त को टू बोनस शेयर 10,000। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, on 31st October the directors of P Limited announced a right issue which entitles the holder to subscribe 3 shares for every 7 shares at rupees 15 per share. Shareholder can transfer the rights in following parts। चलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान से समझना। ये पॉइंट समझाने के लिए ये सब मैंने आपको करवाया। एक एक कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, राइट शेयर। आप सबको पता होना चाहिए राइट शेयर्स क्या होते हैं। जब भी कंपनी नया पब्लिक इश्यू लाती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट देती है कि अगर आप हमारे शेयर्स खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो, बाद में हम पब्लिक में बेचेंगे। और उसमें जो मार्केट प्राइस होती है उससे सस्ते में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। मार्केट प्राइस से सस्ते में, फेस वैल्यू से नहीं, मार्केट प्राइस से सस्ते में उनको दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं राइट शेयर्स की। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 3 राइट शेयर मिलेंगे जिसके पास पहले से कितने हैं? 7 शेयर्स होंगे। तो टोटल आप देखोगे कि टोटल कितना है? 70,000 हमारे पास है। ऊपर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखो 50,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, 70,000 शेयर से तो हमको कितना राइट मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 30,000। इट मीन 30,000 के राइट शेयर हमको मिलेंगे। अब क्या होता है, ध्यान से समझना, राइट शेयर के कॉन्सेप्ट में 2 तरीके से होता है। टोटल सारे शेयर होल्डर को मिला के कितने का राइट मिला है? 30,000 का, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कंसिडर किए। शेयर होल्डर्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो शेयर्स खरीद ले, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कर ले। जिसको हम क्या बोलेंगे कि वो शेयर होल्डर जो है वो सब्सक्राइब कर लेगा, वो शेयर्स खरीद लेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो सब्सक्राइब नहीं करता है, वो क्या करता है? अपने राइट को बेच देता है। ध्यान से समझना, राइट शेयर्स नहीं, राइट को बेच देता है। राइट को बेचने का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो किसी कंपनी में मेरे पास 70,000 शेयर है किसी कंपनी के, और अगर वो मुझे 3:7 के रेशियो में राइट शेयर देती है, मुझे कितने मिलेंगे? 30,000 राइट शेयर मिलने का अधिकार मिला है मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? मैं सोचता हूँ यार मेरे पास 30,000 के खरीदने के तो पैसे है नहीं, मैं खरीदना भी नहीं चाहता, तो मैं क्या करता हूँ? 20,000 तो खरीद लेता हूँ। 20,000 मैंने खुद ने खरीद लिए। अब जो 10,000 बचे वो मेरे पास राइट है। आप मेरे पास आ गए कि सर वो आपको राइट मिला हुआ ना, वो राइट हमको दे दो। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप ये राइट ले लो और 10,000 शेयर जो मैं नहीं खरीदूंगा वो आप खरीद लेना। आप मेरे बिहाफ में कंपनी के अंदर चले जाना और वो राइट शेयर्स आप परचेज कर लेना।
इसके बदले में मैं आपसे कुछ प्राइस लूंगा, लाइक 10 रुपए का शेयर है तो मैं आपसे लूंगा 2 रुपए 3 रुपए इस तरीके से। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ नहीं देना पड़ रहा। मतलब सिंपल सी बात है, आप कंपनी के पास जाओगे और कंपनी से वो शेयर्स खरीद लोगे मेरे भी आप में, कंपनी को आप पेमेंट करोगे, प्लस मुझे क्या फायदा हुआ कि मेरे को राइट मिला हुआ था, मैं तो खरीदने वाला था नहीं, तो मैंने आपको दे दिया, उसके बदले में मैंने आपको आपसे 2 या 3 रुपए ले लिए पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे भी थोड़ी इनकम हो गई और आपको सस्ता मिल गया। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, मान लो मार्केट प्राइस, ध्यान से समझना, मार्केट प्राइस है 18 रुपए किसी शेयर की, ठीक है। कंपनी हमें बोल रही है कि भाई आप 14 रुपीज में खरीद सकते हो, क्योंकि कंपनी सस्ते में दे रही है, तो कंपनी ने राइट दिया 14 रुपीज में, मतलब हमको कंपनी ने बोला कि आप 14 रुपीज में खरीद लो। तो अब वो 10,000 शेयर जो मैं आपको बेच रहा हूँ, राइट, उसका लॉजिक समझो। मैं 10,000 आपको बेच रहा हूं, अगर आप 10,000 खरीदने के इच्छुक हो तो आप अगर मार्केट में जाओगे तो कितने में मिलेगा आपको? मार्केट में 18 रुपए में मिलेगा, क्योंकि आप उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हो। तो अगर आपको मार्केट से खरीदोगे, मार्केट में कितने में मिलेगा? 18 रुपए में मिलेगा। मुझे खरीदना नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैंने 20,000 खरीद लिए, तो मुझे कितने में मिल रहा है? मुझे तो 14 रुपीज में मिल रहा है। तो आप मेरे पास आते हो कि सर ये राइट हमको दे दो, तो मैंने आपको बोला कि ठीक है मैं ये राइट आपको दे देता हूँ, आप मुझे 2 रुपए पर शेयर दे दो। 2 रुपए पर शेयर आप मुझे दे दो, तो समझो क्या हुआ, मुझे आपने कितना दिया? 2 रुपए। अब आप कंपनी के पास जाओगे, कंपनी को बोलोगे कि मैं ये इसके बिहाफ में आया हूँ, मुझे 10,000 शेयर दे दो। कंपनी आपको कितने में देगी? 14 रुपीज में दे देगी, क्योंकि मैंने आपको ये मेरा राइट बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपके टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? 16 रुपीज पर शेयर। सर आपको फायदा हुआ है, आपको 2 रुपए का फायदा हो गया। अगर आप मार्केट से खरीदने जाते 18 रुपए में मिलता, अब आपको कितने में पड़ गया? 16 रुपए। सर मुझे कुछ फायदा हुआ? यस, मुझे भी फायदा हो गया 2 रुपए पर शेयर का। मैंने तो ऐसे ही कमा लिए 20,000 रुपए, मैंने कुछ किया ही नहीं। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं राइट बेचना। यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ, रजत सोल्ड 1/3 ऑफ इंटाइटलमेंट टू उमंग फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर। मतलब इंटाइटलमेंट मतलब वो राइट जो था वो उसने बेच दिया 1/3, मतलब 30,000 का 1/3 कितना होता है सर? 10,000। 10,000 राइट कितने में बेचा? 2 रुपए में। 2 रुपए में बेचा मतलब 20,000 रुपए की उसकी इनकम हो गई। अब बाकी के शेयर कितने बचे? 20,000। 20,000 शेयर बचे, वो उसने सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने का मतलब वो उसने खरीद लिए। कितने में खरीदे सर? यहाँ पे देखो 15 रुपए की रेट लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 3 में देखना। तो 15 रुपए में उसने खरीद लिए, इट मीन 20,000 इंटू 15, यहाँ पे 3 लाख आपका क्या हो जाएगा? ये परचेज प्राइस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये 3 लाख और 20,000 दोनों आएंगे या दोनों ही नहीं आएंगे, या कौन सा आएगा? तो बच्चों ये 3 लाख तो आएगा। सिंपल सी बात है, जैसा आप शेयर्स खरीदते हो उसी तरीके से ही है। बात ये आती है कि 20,000 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि सर ये 20,000, पहले ये सोचो, पहले ये सोचो क्या ये 20,000 से आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना तो बढ़ेगी ना कम होगी, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। समझो ध्यान से, ये तो आपने अपना राइट बेच दिया, पैसे ले लिए, खत्म। ये तो कहानी खत्म हो गई यहीं पे। आपने शेयर्स होल्ड थोड़ी किए यहाँ पे 10,000, आपने तो किसी दूसरे को करवाए हैं होल्ड, आपने उसके बदले में 2 रुपए ले लिया, वो आपकी इनकम हो गई। अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जब वो मार्केट में बेचने जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये आपकी नॉर्मल इनकम है, और ये कहाँ पे चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो आपने सब्सक्राइब कर लिए 3 लाख, वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ डिस्कस किया हुआ था, फिर भी मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया इसको। 20,000 शेयर जो सब्सक्राइब हुए हैं वही हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जो राइट हमने बेच दिया उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, बस ये पॉइंट मेरे को आपको समझाना था। बाद में तो बाकी बैलेंस आप निकाल लेना, कुछ सेल्स के ट्रांजेक्शन तो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख देना बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो भी अमाउंट जो भी टोटल करके निकाल देना, क्योंकि यहाँ पे कोई और ट्रांजेक्शन तो है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इलिस्ट्रेशन 5 राइट इश्यू वाला पॉइंट मैंने बच्चों आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन 6। इलिस्ट्रेशन 6 अभी डिस्कस करेंगे।
जिसमें डिविडेंड का पॉइंट भी आ जाएगा स्टूडेंट्स, जिसमें डिविडेंड का पॉइंट भी आ जाएगा। अभी तक हमने राइट इश्यू और बोनस इश्यू क्या होता है और उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कैसे होगा वो हमने डिस्कस कर लिया था। अभी एक डिविडेंड का पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फाइनल डिविडेंड जो होता है उसका पॉइंट अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चलिए, ऑन 1/4/2011 सुंदर हैड 25,000 equity shares of X Limited at a book value of rupees 15 per share. Nominal value is rupees 10. On 26/2011, he purchased another 5,000 shares of a company at rupees 16 per share. The director of X Limited announced a bonus and right issue. No dividend was payable on these issue. The terms of the issue are as follows. बोनस इशू है 1:6। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 6 के बदले में 1। ठीक है, जिसके पास 6 शेयर्स थे उसको अब कंपनी क्या करेगी? 1 बोनस देगी। ठीक है। राइट इश्यू 3/7 मतलब जिसके पास 7 शेयर्स थे पहले से, 7 शेयर्स पहले से थे, उसको कंपनी अब 3 राइट शेयर्स देगी। ये आपको ध्यान से समझ आना चाहिए। ठीक है। ड्यू डेट फॉर द पेमेंट 30/9/2011। शेयरहोल्डर्स वर इंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट्स इन फुल और इन पार्ट। Accordingly, Sundar sold 33.33% of his entitlement to Shekhar for a consideration of ₹2 per share. डिविडेंड के बारे में लिखा हुआ है, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2011 at the rate of 20% were declared by X Limited and received by Sundar on 31/10/2011. Dividend for the shares acquired by him on 26/2011 are to be adjusted against the cost of purchase. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये ध्यान से समझना। डिविडेंड का ये स्पेसिफिक पॉइंट है, इसके लिए मैं ये सम आपको करवा रहा हूँ। On 15/11/2011, Sundar sold 25,000 equity shares at a premium of ₹5 per share. You are required to prepare the books in the books of Sundar investment account and profit and loss account. आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और नीचे लिखा हुआ है कि आपको एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू करना है शेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना। मॉड्यूल भी साथ में रखना स्टूडेंट्स आप लोग। चलिए, जो भी बुक्स ऑफ सुंदर वो सब आप लिख देना नाम, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है तो आपको डिविडेंड का कॉलम बनाना है। मैंने आपको पहले भी बताया, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन आपको अगर दी हुई है तो डिविडेंड का कॉलम बनाना है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको डिविडेंड का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो हम डिविडेंड का कॉलम भी बनाएंगे। चलिए, 3 कॉलम हमने बना लिए हैं। एक डिविडेंड का कॉलम भी बनेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। डेट
पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स भी बना सकते हो और फेस वैल्यू भी, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे डिविडेंड का कॉलम बन जाएगा एक, अमाउंट, ये लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन हम देखते जाएंगे। चलिए पहला ट्रांजेक्शन क्या है, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ऑन 1/4/2011 सुंदर है 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर। ये तो सर ओपनिंग बैलेंस है। हाँ जी बच्चों, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे 1/4/11 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 25,000। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम बनाया है, आप फेस वैल्यू का कॉलम भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद कितने रुपए में खरीदा बच्चों, 15 रुपए में है ना, तो 25,000 इंटू 15 कितना हो गया, 3,75,000, 3,75,000। ये लीजिए 3,75,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। ऑन 26/2011 यहाँ पे हम लिख देते हैं 26/11 हमने और परचेज किया, तो हमने और परचेज किया तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, ठीक है। कितना परचेज किया, 5,000 शेयर्स परचेज किए। ये लीजिए बच्चों 5,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सर कितने रुपए में परचेज किए, 16 रुपए में, तो 5,000 इंटू 16 कर दो, 5,000 इंटू 16 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 80,000। तो 80,000 यहाँ पे हम लिख देंगे, ये लीजिए हमने लिख दिया 80,000, ठीक है। उसके बाद देखो द डायरेक्टर्स ऑफ अक्स लिमिटेड अनाउंस ए बोनस एंड राइट इशू, ठीक है। अब बात है बोनस इशू की, कितने तारीख को सर बोनस इशू, 16 अगस्त को बोनस इशू की बात होती है। ध्यान रखना दुनिया वालों, यहाँ पे बोनस ही लिखा जाएगा, यहाँ पे बोनस लिखा जाएगा, बैंक नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोनस के लिए हमको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो बोनस है। कितना है, 6:1 का रेशियो है, मतलब जिसके पास 6 शेयर थे उसको एक बोनस मिलेगा, जिसके पास 6 शेयर थे उसको एक बोनस मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हैं, 30,000 है ना। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी रेशियो ऐसे लिखा जाता है, वो जरा ध्यान रखना। चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। एक बोनस मिलेगा कितने के बदले में, 6 के बदले में। हमारे पास कितने हैं सर, 30,000 हमारे पास है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30,000 डिवाइड बाई 6 कितना बोनस हो गया सर, 5,000 का बोनस हो गया स्टूडेंट। तो 5,000 का बोनस जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 5,000 शेयर्स। कॉस्ट प्राइस में क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बोनस के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता। उसके बाद बात आती है राइट इशू, कितनी तारीख को सर, 31/8। चलिए 31/8 को आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे राइट इशू में टू बैंक। टू बैंक क्यों लिखा सर, राइट इश्यू के लिए तो पैसा देना पड़ेगा आपको। चलिए अब राइट इश्यू की कैलकुलेशन हम करेंगे, ध्यान से समझना। राइट इश्यू की कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। कितने के बदले कितना शेयर है, देखो 3 और 7 का रेशियो, मतलब 3 राइट शेयर मिलेंगे आपको, कितने के बदले में, 7 के बदले में। सर कब मिला, 31/8 को। उस दिन हमारे पास कितने शेयर थे, 25, 5 और 5, टोटल कितने हो गए, 35,000।
तो हमारे पास 35,000 शेयर्स थे। तो अब देखो कि कितना हमको यहाँ पे मिलेगा। तो 35,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, 15,000। 15,000 के राइट शेयर्स हमको मिलेंगे, 15,000 के राइट शेयर्स हमको मिलेंगे। ठीक है, इसके दो पार्ट करने हैं आपको। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि राइट इश्यू जो होता है उसमें आप, एक तो ऐसा होता है कि राइट आपने बेच दिया, और एक ऐसा है कि राइट शेयर्स आपने खरीद लिए। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, शेयर होल्डर वर इंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 33.33% ऑफ हिज इंटाइटलमेंट टू शेखर फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर। ध्यान से समझना स्टूडेंट, 33.33%, 33.33% सुंदर ने शेखर को दे दिया, अपना राइट दे दिया। तो 15,000 का 33.33% करो, कितना होगा सर? 5,000। 5,000 सुंदर ने बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? 2 रुपए में। इसका मतलब ये जो 10,000 हो गया, ये 10,000 का क्या करेंगे सर? ये 10,000 पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। इससे हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए ये 10,000 पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अब जो बैलेंस बचा, कितने बचे सर? 10,000 शेयर, वो हमने खरीद लिए। कितने रुपए में खरीदे सर? 15 रुपए में, क्योंकि 15 रुपए आपको दे रखा है। तो कितना हो गया? 1,50,000। ये लीजिए बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10,000 शेयर्स, और यहाँ पे लिखूंगा 1,50,000। ठीक है, चलिए, तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया राइट इश्यू। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है यहाँ पे डिविडेंड का। पहले हम परसेंट डिविडेंड के बारे में क्या लिखा हुआ है। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 at the rate of 20% were declared by X Limited and received by Sundar on 31st 10/2011. Dividend for the shares acquired by him on 26/11 are to be adjusted against the cost of purchase. ये आपको ध्यान से समझना है। चलिए, 20% की डिविडेंड रेट है। चलिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बच्चों। देखो, दो तरीके का डिविडेंड होता है। हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर मिल रहा है। जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। आप देखो, जो डिविडेंड आपको दिया हुआ है यहाँ पे, वो कौन से ईयर का है? 31/3/2011। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट समझना। 31/3/2011 का आपको डिविडेंड दिया हुआ, लिखा हुआ है फॉर द ईयर 31st March 2011। सर, अब हम कौन सी साल में है? अब हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो है 1/4/2011 से 31/3/2012 का। ठीक है, ये अकाउंट हम बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर, हम जो अकाउंट बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो उस साल का डिविडेंड नहीं है। ये डिविडेंड तो पिछले साल का है, 31st March 2011 का डिविडेंड है। ये तो पिछले साल का डिविडेंड हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर, पिछले साल का डिविडेंड जो है वो कितना परसेंट है? 20%। कंपनी ने डिक्लेयर कब किया? कंपनी ने डिक्लेयर किया है, ये देखो लिखा हुआ, डिक्लेयर्ड ऑन 31/10/2011। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को।
कंपनी ने डिक्लेयर किया 31/10/2011 को, और ये जो डिविडेंड है वो पिछले साल का है 31/3/2011 का। सर हम करंट ईयर में है, तो पहले तो आपको ये जानना है कि बच्चों किस पे डिविडेंड मिलेगा या और किस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमारा ओपनिंग बैलेंस लिखा था, हमारा ओपनिंग बैलेंस लिखा था, और ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास कितने शेयर्स थे? 25,000 हमारे पास, हमारे ओपनिंग बैलेंस में 25,000 शेयर्स थे। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने परचेज किया था। कब परचेज किया था? 20/6/2011 को हमने परचेज किया 5,000 शेयर्स। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बच्चों 16 अगस्त को हमको बोनस मिला 5,000 का, और उसके बाद 31 अगस्त 2011 को हमको राइट इश्यू मिला 10,000। ठीक है, ये हमारी पोजीशन थी। अब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 31/10/2011 को, लेकिन वो रिलेट किसके साथ कर रहा है? पिछले साल के साथ, 31 मार्च 2011 से रिलेट कर रहा है। ध्यान से समझना, ये 25,000 पे क्या आपको डिविडेंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसकी हम पहले बात कर रहे हैं। द आंसर इज यस सर, इस पे तो डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि ये तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। इसका मतलब 31 मार्च 2011 को तो ये हमारे पास शेयर्स थे ही, तो इस पे तो हमको डिविडेंड मिलना ही चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है ना, समझो, इस पे तो आपको डिविडेंड मिलना ही चाहिए। तो सर यस, बिल्कुल इस पे आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 50,000। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर 20/6/2011 को हमने जो परचेज किया उस पे हमको डिविडेंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सर पहली चीज ये है कि 31/3/2011 को ये हमारे पास नहीं थे, और कंपनी 31/3/2011 के लिए ही डिविडेंड दे रही है, मतलब पिछले साल का डिविडेंड दे रही है। तो अगर हम देखें तो हमको ये नहीं मिलना चाहिए। ध्यान से समझना, क्योंकि हमने तो 20/6 को परचेज किया, मतलब 31 मार्च 2011 के बाद में हमने परचेज किया, तो वैसे देखें तो हमको इस पे डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सर कंपनी ने डिक्लेयर किया 31/10/2011 को, इस दिन तो ये शेयर्स हमारे पास थे। ध्यान से समझना बच्चों, 20/6/2011 को जो 5,000 शेयर्स हमने परचेज किए थे, वो 31/10/2011 को तो मेरे पास में ही थे। इसका मतलब कंपनी जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उस दिन तो ये शेयर्स मेरे पास है, लेकिन कंपनी कौन से साल का दे रही है उसके हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो पिछले साल ये शेयर्स मेरे पास नहीं थे। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि सर क्या आपको इस पे डिविडेंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो बच्चों बात ये है कि कंपनी की पॉलिसी, जैसे मैंने आपको डिवेंचर और बॉन्ड्स के बारे में बताया था, कि जिस दिन कंपनी डिक्लेयर कर रही है, अगर उस दिन आप, मैं एक नॉर्मल मीनिंग यहाँ पे ले रहा हूं, अगर जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उस दिन अगर आपके पास शेयर्स होंगे तो डिविडेंड आपको मिलेगा। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या पॉलिसी चलती है उसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल रूल ये होता है कि भाई जिस दिन डिक्लेरेशन हो रहा है या जिस दिन कंपनी अनाउंस कर रही है उस दिन जिसके पास भी शेयर्स होंगे उसको डिविडेंड मिलेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 31/10/2011 का डिविडेंड किसको मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, हमको इस पे डिविडेंड मिलेगा, हमको इस पे डिविडेंड मिलेगा। दूसरा इसका लॉजिक समझो सर, ये इक्विटी शेयर्स किसी ना किसी के पास तो होंगे 31 मार्च 2011 को, क्योंकि हमने तो परचेज किया, तो हमने किसी थर्ड पर्सन से हमने परचेज किया होगा। हमने कोई कंपनी से परचेज किया ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मतलब कंपनी ने इश्यू किए ऐसा नहीं लिखा हुआ, इन्होंने लिखा है कि हमने परचेज किया, तो हमने किसी और से परचेज किया होगा। मतलब ये जो इक्विटी शेयर्स है 5,000 के, ये इस दुनिया में थे पिछले साल भी। ध्यान से समझना, पिछले साल भी ये इस दुनिया में थे, लेकिन किसी और के पास थे।
तो अधिकार वैसे उसका था डिविडेंड मिलने का, लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती और उस दिन अगर उसके पास शेयर्स होते तो उसको इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड मिल जाता। लेकिन कंपनी जिस दिन डिक्लेयर कर रही है उस दिन तो हमने उससे परचेज कर लिया, मतलब 20/6 को ही हमने परचेज कर लिया, तो हमारे पास वो डिविडेंड, ये इक्विटी शेयर होने की वजह से डिविडेंड हमको मिल गया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखना, 31/3/2011 के बाद भी हमको ये डिविडेंड मिल रहा है। देखो 16/8/2011 को हमको बोनस मिला। क्या सर इस पे भी डिविडेंड मिलेगा? द आंसर इज नो। क्या राइट से इस पे डिविडेंड मिलेगा? द आंसर इज नो। सर क्यों नहीं मिलेगा, जब ये भी तो 31/10/2011 से पहले की डेट है। ध्यान से समझना बच्चों, मुझे बताओ क्या ये बोनस और राइट इश्यू पिछले साल इस दुनिया में थे क्या? क्या ये राइट इश्यू और बोनस इश्यू पिछले साल इस दुनिया में थे क्या? नहीं बच्चों, ये पिछले साल नहीं थे। इनका जन्म इस साल हुआ है, इसी दिन जन्म हुआ है इनका, इसी दिन जन्म हुआ है, क्योंकि कंपनी ने इश्यू किया है बोनस अभी। तो कंपनी ने जब बोनस इश्यू अभी किया है तो पिछले साल किसी के पास भी नहीं होंगे वो शेयर्स। कंपनी ने राइट इश्यू अभी किया है, मतलब नया इश्यू किया कंपनी ने, पिछले साल किसी के पास भी वो शेयर्स नहीं होंगे। लेकिन जो हमने किसी से अगर परचेज किया हो तो वो किसी न किसी के पास तो पिछले साल होंगे, मतलब इस दुनिया में थे वो। अगर इस दुनिया में पिछले साल थे तो उस पर डिविडेंड मिलना चाहिए। वो डिविडेंड हमको मिलेगा अगर वो डिक्लेरेशन डेट से पहले हमारे पास आ गए हैं तो। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी, अब ध्यान से समझो। क्या ये 50,000 पे हमको डिविडेंड मिलना चाहिए था? यस सर, बिल्कुल मिलना चाहिए था। तो ये आपकी नॉर्मल डिविडेंड इनकम है और इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी बात है, 50,000 आपकी नॉर्मल इनकम है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो 10,000 है ये आपकी नॉर्मल इनकम नहीं है। आप सिंपल सा लॉजिक समझो, नॉर्मल इनकम क्यों नहीं है? आपको डिविडेंड कौन से साल का मिल रहा है? पिछले साल का। आपने खरीदा कब? इस साल खरीदा। एक सिंपल सी बात है, खरीदा है 20/6/2011 को और आप डिविडेंड ले रहे हो पिछले साल का, मतलब ये आपकी नॉर्मल इनकम तो नहीं है। ये नॉर्मल इनकम तो नहीं है। नॉर्मल इनकम का मतलब क्या होता है? जो चीज आप होल्ड कर रहे हो, जिस चीज में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उस टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, वो आपकी नॉर्मल इनकम है। जैसे मैंने डिवेंचर और उसमें आपको बताया, जितना टाइम आप होल्ड करोगे उतना डिवेंचर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो वो नॉर्मल इनकम हो गई आपकी। लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल इनकम नहीं है, क्योंकि जिस टाइम आपने होल्ड किया उससे पहले का डिविडेंड आपको कैसे मिल सकता है, लेकिन फिर भी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल इनकम नहीं है। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज में। सेंटेंस लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको एडजस्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज में। और कहने का मतलब ये हो गया, कॉस्ट ऑफ परचेज में एडजस्ट करने का मतलब, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये 10,000 हम लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये 10,000 हम लिख देंगे, जिससे कि उसका इफेक्ट कॉस्ट ऑफ परचेज में आ जाएगा। कैसे आएगा अभी समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब डिविडेंड का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। कब है डिविडेंड की अमाउंट? 31/10/2011 को। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, 31/10/11 यहां पे लिखेंगे बाई बैंक। नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल इनकम 50,000 की है, तो 50,000 जो मिला था वो तो डिविडेंड के कॉलम में चला जाएगा, क्योंकि डिविडेंड कॉलम बनाना इसका मतलब ये नहीं है कि डिविडेंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ही पार्ट है डिविडेंड। नहीं, डिविडेंड कॉलम बनाना मतलब डिविडेंड एक अलग अकाउंट है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के लिए हमने इसको डिविडेंड एक कॉलम साथ में बना दिया। इसको रिलेट मत करना, डिविडेंड अलग अमाउंट है, अलग अकाउंट है, और वो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा इनकम। और जो 10,000 था वो हम इस अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अब ध्यान से समझना, मैंने किसके साथ एडजस्ट किया? कॉस्ट ऑफ परचेज के साथ। सर कैसे पता चला? ये देखो ना, इस साइड कॉस्ट लिखी हुई ना। अब ये 20/6 को हमने कितने में परचेज किया था? 80,000 में। इस साइड मैंने 10,000 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 80,000 माइनस 10,000 कितने में पड़ा? 70,000 में। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 20/6/2011 को मैंने जो डिवेंचर परचेज, ये जो इक्विटी शेयर परचेज किए, वो 70,000 में परचेज किए थे? आंसर इज यस, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो 70,000 में ही परचेज किए उनको। उस टाइम जब पे किया था तब 80,000 किया था, लेकिन 10,000 डिविडेंड मुझे पिछले साल का जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था फिर भी मुझे मिल गया।
इसके लिए मैंने उसको कॉस्ट ऑफ परचेज के सामने एडजस्ट कर दिया और मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे तो वो इक्विटी शेयर 70,000 में ही पड़े हैं, 80,000 में नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कब करना है मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा तभी करना है जब डिविडेंड पिछले साल का हो और आपने खरीदा इस साल हो, इक्विटी शेयर आपने खरीदे इस साल हो, डिविडेंड पिछले साल का हो, और खरीदा भी कब हो, डिक्लेरेशन से पहले पहले होना चाहिए। ध्यान रखना, डिक्लेरेशन से पहले पहले अगर आपने खरीदा हो इस साल, तो फिर ऐसा इंपैक्ट आता है उसका। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है ऑन 15/11/2011 सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। 25,000 इक्विटी शेयर्स उसने बेच दिए। ठीक है, चलिए ये हम कर देते हैं, 25,000 इक्विटी शेयर उसने बेचे, उसका इफेक्ट भी डाल देते हैं यहाँ पे 15/11/2011 को। पंद्रह 11/2011 को जो बेचा 15,000 शेयर्स, सॉरी 25,000 शेयर है ना, 25,000 शेयर्स, एक बार चेक कर लेते स्टूडेंट्स। 25,000 शेयर्स, ओके। कितने रुपए बेचा, 5 रुपए प्रीमियम। 5 रुपए प्रीमियम मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 5 रुपए प्रीमियम मतलब 15 रुपए में बेचा, तो 25,000 इंटू 15, 3,75,000। ये लीजिए बच्चों, 3,70,000 यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शन हमने कर दिया। अब हम लास्ट में निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस। देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 25, 5, 5, 35 हो गए टोटल, 45 में से 25 बेच दिए, तो क्लोजिंग कितना बचा, 20,000। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा रहा हूँ फिर से। हालांकि एवरेज कॉस्ट आप सबको आता है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी। आप सबको मैंने समझाया था 3,70,000 डेबिट साइड ले लो, 3,70,000 प्लस 80,000 प्लस 0 बोनस का प्लस 1,50,000। ध्यान से समझना दुनिया वालों, माइनस 10,000, माइनस 10,000। सर अभी तक तो हमने क्रेडिट साइड का कुछ भी नहीं लिया था, अभी लेना है, अभी लेना है 10,000। क्योंकि 10,000 मैंने आपको क्या बोला सर, 10,000 कॉस्ट ऑफ परचेज में एडजस्ट करना है। कॉस्ट ऑफ परचेज में एडजस्ट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस तो लिख रहे हैं, तो उसमें से माइनस करेंगे तभी तो कॉस्ट ऑफ परचेज में एडजस्ट होगा वो। सर फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ये जो 80,000 लिखा है इसको हटा के 70 लिख देते हैं यहाँ पे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डेट अलग अलग है। 20/6 को 2011 को जब मैंने खरीदा, उस टाइम मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा, उस टाइम मुझे थोड़ी पता है कि 10,000 का डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड मिलना कोई फिक्स थोड़ी होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं 80,000 का 70,000 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 20/6 को मुझे थोड़ी पता था कि 10,000 डिविडेंड मिलेगा, वो तो 31/10 को मिला है, तो उसकी तो अलग जनरल एंट्री मुझे करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ा। नहीं तो अगर कॉस्ट ऑफ परचेज में एडजस्ट करना हो तो 80,000 माइनस 10,000 करके मैं 70,000 डायरेक्टली दिखा देता बुक्स में, बट ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज डेट अलग अलग है और पहले से मुझे नहीं पता था, पहले से मुझे नहीं पता था। ठीक है, चलिए, तो इसलिए 10,000 कॉस्ट ऑफ परचेज में हमने कर दिया। टोटल कितने शेयर्स हैं, 45,000, डेबिट साइड का टोटल कर देना। ठीक है, तो अब एक कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 375 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 45,000, 13.22 ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 20,000 से, तो ये आ जाएगा 2,64,444। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लास्ट में डिफरेंस निकाल लेना, जो भी डिफरेंस हो वो पीएनएल में चला जाएगा। यहाँ पे पीएनएल लिख देंगे, यहाँ पे 50,000 ये हो गया
और जो भी डिफरेंस आया वो डिफरेंस आप ट्रांसफर कर देना, ठीक है। अब सर इन्होंने एक चीज और पूछी थी, पीएनएल अकाउंट बनाना। सर पीएनएल अकाउंट कैसे बनेगा, क्या क्या अमाउंट आएगी। देखो पीएनएल अकाउंट बनाना एकदम सिंपल है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या क्या आएगा पीएनएल में। सर पीएनएल अकाउंट में एक तो 50,000 की इनकम डिविडेंड की आएगी, ठीक है। और क्या आएगा सर, एक जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो अमाउंट कॉलम का अगर डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी है उस पर वो डिफरेंस आप निकाल लेना, वो यहाँ पे आ जाएगा बस। दूसरी चीज 10,000 जो राइट इश्यू का कंसिडरेशन आपको मिला था ना, वो 10,000 भी मैंने आपको समझाया था पीएनएल में चला जाएगा। 3 अमाउंट पीएनएल में आएगी, बस यही दिखाना, आपको कुछ नहीं करना। 50,000 का डिविडेंड, 10,000 जो राइट इश्यू का कंसिडरेशन मिला था ना शेखर को बेचने पे वो, और जितना भी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट या लॉस हुआ वो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल है। चलिए तो इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। 10 प्रॉफिट 44,444 का प्रॉफिट होगा, एक बार चेक कर लेना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने बना दिया है। इसका वर्किंग का स्क्रीनशॉट ले लेना, जो डिविडेंड वाला अमाउंट, जो डिविडेंड वाला है वर्किंग, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी सबकी तो कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड वाला अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद डिविडेंड वाला स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऊपर वाला भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। ये था आपका रजिस्ट्रेशन 6। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 डिस्कस किया था। अभी एक डिविडेंड का पॉइंट और आता है जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आ जाएगा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद सारी कॉन्सेप्ट हमारी कवर हो जाएगी, उसके बाद कुछ मिक्स सम्स की प्रैक्टिस हम और करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड परचेज 5,000 इक्विटी शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू है 100। कितने में खरीदा, 105 रुपए में खरीदा है। द शेयर्स वर कोटेड कम डिविडेंड ऑन 15 मई 2011, ठीक है। 2% का डिविडेंड है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 and on 30th June 2011 Alliance Limited issued bonus share in the ratio 1:5, बोनस इश्यू 1:5। 1 अक्टूबर को राइट इश्यू है 112 का 45 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। A Limited subscribed to half of the right issue and the balance was sold at ₹5 per right entitlement, ठीक है। The company declared interim dividend of 1% on 30th November 2011. The right shares were not entitled to dividend. The company sold 3,000 shares on 31st December 2011 at ₹95. The company A Limited incurred 2% of brokerage while buying and selling shares. You are required to prepare investment account in the books of A Limited for the year ended 31st March 2012. हमको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। इक्विटी शेयर्स का सारे पॉइंट्स इसमें कवर हैं। आप देखोगे तो मैंने आपको बताया जैसे डिविडेंड का एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे है। इंटरिम डिविडेंड की वर्किंग कैसे होगी, कैसे हम बुक्स में उसको दिखाएंगे, वो इलस्ट्रेशन 11 में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमको बनाना है। चलिए फॉर्मेट में बना देता हूँ। डिविडेंड का कॉलम बनाना है कि नहीं बनाना है, यस बिल्कुल बनाना है डिविडेंड का कॉलम, क्योंकि डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हमारे पास। इन्वेस्टमेंट अकाउंट
चलिए ये लीजिए फॉर्मेट मैंने बना दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड का कॉलम और अमाउंट, डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड और अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट हम देखते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, ए लिमिटेड परचेज्ड 5000 इक्विटी शेयर्स, 1 अप्रैल 2011 को 5000 इक्विटी शेयर परचेज किए। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे 1 अप्रैल 2011 परचेज किए ना, तो टू बैंक। कई बार ये ओपनिंग बैलेंस भी होता है, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है वो देखना, ठीक है। कितने शेयर्स परचेज किए हैं? 5000। कितने अमाउंट में सर? 105 में। तो 5000 इंटू 105, 5,25,000 ये हो गया। फिर नीचे एक लाइन लिखी होती कि जितने भी बाइंग और सेलिंग होंगे उनमें 2% का ब्रोकरेज लगेगा। तो हम यहाँ पे वर्किंग भी करते जाएंगे साथ साथ में। 1/4/2011 को जो आपने परचेज किया, 5000 इंटू 105, ये हो जाएगा 5,25,000। फिर उसमें ब्रोकरेज ऐड कर दो 2% का, ठीक है स्टूडेंट्स। 2% का ब्रोकरेज ऐड कर देंगे, 10,500 का ब्रोकरेज हो गया। तो ये हो जाएगा 5,35,500। वो हम यहाँ पे ऊपर दिखा देंगे अमाउंट कॉलम में 5,35,500, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शेयर्स पर कोटेड, ठीक है। ये डिविडेंड डिक्लेरेशन के हिसाब से होता है, कम डिविडेंड एक्सीडेंट। बाकी हमारे लिए कोई रिलेवेंट नहीं है, जैसा आप नॉर्मली करते हो उसी तरीके से आपको ये सम करना है, ठीक है। कम डिविडेंड लिखा है, इससे हमारे आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन 15 मई 2% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 31st फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो कब का बना रहे हैं? देखो हम बना रहे हैं 1/4/2011 से लेके 31/3/2012 तक का। ध्यान से समझना, जो डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड कौन से साल का है? वो पिछले साल का है सर।
पिछले साल का डिविडेंड है तो कब डिक्लेयर हुआ, वो डिक्लेयर हुआ है 15 मई को। ध्यान से समझना स्टूडेंट, 15 मई को डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 15 मई से पहले पहले आपके पास कितने शेयर्स थे। तो 5000 शेयर्स ही थे। क्या ये पिछले साल भी आपके पास थे? द आंसर इज नो सर, हमने तो 1/4/2011 को खरीदे हैं। ध्यान से समझना, हमने तो 1/4/2011 को खरीदा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इस पे डिविडेंड तो मिलेगा आपको, क्योंकि आपने खरीदे हैं तो वो पिछले साल किसी दूसरे के पास होंगे। जैसे लास्ट समय मैंने आपको समझाया था। तो 5000 इंटू फेस वैल्यू कितनी है 100, इसका 2% कर देना, ये डिविडेंड की अमाउंट होगी। 5000 इंटू 100 इंटू 2% करोगे तो ये आएगा स्टूडेंट 10,000। ध्यान से समझना बच्चों, अगर ये नॉर्मल डिविडेंड की इनकम होती, नॉर्मल डिविडेंड की इनकम होती, अगर ये 5000 के शेयर्स आपके पास पिछले साल भी होते तो, लेकिन ये 5000 के शेयर्स आपके पास ये पिछले साल नहीं थे, आपने तो 1/4/2011 को ही परचेज किया। इसका मतलब ये किसी और के पास से, उसका डिविडेंड आपको मिल गया। तो ये आपके लिए नॉर्मल इनकम नहीं है, ये आपके लिए नॉर्मल इनकम नहीं है, ये ध्यान रखना। तो नॉर्मल इनकम अगर नहीं होती तो हम क्या करते हैं, याद करो पिछले समय मैंने आपको करवाया था। अगर नॉर्मल इनकम नहीं होती है तो हम उसको कॉस्ट ऑफ परचेज में एडजस्ट कर देते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं? क्रेडिट साइड में लिख के इन्वेस्टमेंट के कॉलम में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, और अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे कितना, 10,000। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 10,000 का इफेक्ट डालना है। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था इलिस्ट्रेशन 6 में, वो सेम पॉइंट यहाँ पे। सर अगर ये ओपनिंग बैलेंस होता तो, बच्चों अगर ये 5000 ओपनिंग बैलेंस होता तो हम कहाँ पे दिखाते, डिविडेंड के कॉलम में 10,000 दिखाते नॉर्मल इनकम मान के। तो ये दो चीजों में फर्क आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर बात है बोनस डिविडेंड की। 1:5 का रेशियो है बोनस का। डेट कौन सी है, 30 जून। तो 30 जून को बोनस की जनरेटी हम कर देंगे 30/6। बोनस बोनस के नाम से लिखा जाएगा। कितना अमाउंट होगा बोनस का, ये वर्किंग नंबर नोट नंबर 2 नाम दे देता हूं मैं इसको, वर्किंग नोट नंबर 3। यस, मुझे बताओ बोनस के अमाउंट, बोनस के नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। एक बोनस मिलेगा 5 के बदले में। आपके पास कितने हैं, 5000 है ना, तो कितने बोनस मिलेंगे, 1000। तो 1000 बोनस लिख देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स में 1000 आ जाएगा, अमाउंट में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 1 अक्टूबर को राइट शेयर्स। तो 1 अक्टूबर को यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। चलिए वर्किंग नोट नंबर 4, हम बात कर रहे हैं राइट शेयर्स की। कितने शेयर्स मिले आपको, देखो 1 और 12 का रेशियो, मतलब एक राइट शेयर मिलेगा 12 के बदले में। टोटल कितना आपके पास, 6000 है ना। टोटल 6000 इक्विटी शेयर्स आपके पास है। तो कितने हो गए, 500 शेयर्स। 500 शेयर्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स एज ए राइट। दो पार्ट कर देना इसके। क्या लिखा हुआ है देखो, हाफ ऑफ द राइट इश्यू सब्सक्राइब हो गए एंड बैलेंस वॉज सोल्ड एट ₹5 पर राइट। तो इसके दो कॉलम, दो हिस्से कर देंगे हम। एक 250, मतलब आधा आधा कर देंगे। ये बेच दिया हमने, कितने में बेचा है, ₹5 में। तो 1250, ये डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये जो बाकी 250 किया वो हमने खरीद लिया, कितने में खरीदा, 45 के हिसाब से। तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 250 इंटू 45, 11,250। 11,250। सर इस पे ब्रोकरेज नहीं लगेगा, नहीं स्टूडेंट, इस पे ब्रोकरेज नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कंपनी से ट्रांजेक्शन है। ठीक है ना, ब्रोकरेज का मतलब कोई एजेंट के थ्रू, कोई ब्रोकर के थ्रू हम खरीदते हैं और सेल करते हैं तो ब्रोकरेज लगता है। ये तो डायरेक्टली कंपनी ने हमको दिए, तो इस पे ब्रोकरेज नहीं लगेगा। ठीक है, तो 250 शेयर्स 11,250 हम यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
राइट इश्यू तक हमारा हो गया। तो कंपनी डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड 1% ऑन 30 नवंबर। ध्यान से समझना, 30 नवंबर को कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। अब बात ये आती है कि सर इंटरिम डिविडेंड किस पे मिलेगा। देखो, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि इसी साल का वो डिविडेंड है जो साल के बीच में हमको दिया जा रहा है, पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस दिन इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है उस टाइम तक जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से जिस दिन आपके पास, जिस दिन कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है उस दिन कितनी होल्डिंग है वो आपको देखनी है और उसके हिसाब से आपको डिविडेंड देना है, ये ध्यान रखना। अगर स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन ना किया गया हो तो, फिर से सुनो मैंने क्या बोला, इंटरिम डिविडेंड जो है वो सब पे दिया जाता है, चाहे वो आपने परचेज किए हो, चाहे वो बोनस शेयर्स हो, चाहे वो राइट शेयर्स हो, सब पे दिया जाएगा। बट कंडीशन ये है कि जिस दिन इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है उसके पहले पहले ये सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हों। आप यहाँ पे देखोगे 30/11 को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है इंटरिम डिविडेंड, उससे पहले हमारे पास 5000 शेयर्स परचेज किए हुए थे, 1000 बोनस के और 250 राइट इश्यू के थे। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट लिख दिया क्लियरली, राइट शेयर वर नॉट इंटाइटल टू डिविडेंड। तो अगर राइट शेयर वर नॉट इंटाइटल टू डिविडेंड मतलब हम डिविडेंड नहीं देंगे यहाँ पे। राइट शेयर्स वर नॉट इंटाइटल टू डिविडेंड मतलब राइट शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। सर अगर ये पॉइंट नहीं लिखा होता तो बच्चों हम सारे शेयर्स पे डिविडेंड कैलकुलेट करते इंटरिम डिविडेंड, ये ध्यान रखना अगर नहीं लिखा होता तो। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि डिविडेंड केवल राइट शेयर्स पे नहीं देना है। इसका मतलब टोटल 5000 प्लस 1000, टोटल 6000 पे हम इंटरिम डिविडेंड देंगे। कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है? 1%। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टोटल 6000 हो गया, 6000 इंटू 100 इंटू 1%। सर नॉर्मल डिविडेंड इनकम है ये, तो इसमें ऐसा कुछ इंटरिम डिविडेंड में ऐसा कुछ नहीं होता, कॉस्ट ऑफ परचेज में एडजस्ट करो, ठीक है। एक राइट शेयर्स का पॉइंट ध्यान रखना, वो स्पेसिफिकली मेंशन था, इसके लिए हमने उस पर डिविडेंड नहीं दिया। अगर मेंशन नहीं होता तो हम राइट शेयर्स पे भी डिविडेंड कैलकुलेट करते, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। कंपनी सोल्ड 3000 शेयर्स ऑन 31 दिसंबर एट 95 पर शेयर। तो कंपनी ने बेच दिया 95 के हिसाब से 31 दिसंबर को, तो वो यहाँ पे लिख देंगे हम। थर्टी फर्स्ट दिसंबर, वर्किंग नोट नंबर 5, 95 में बेचा ना। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने बेच दिए? 3000 शेयर्स हमने बेच दिए। तो 3000 इंटू 95, तो 3000 इंटू 95 करोगे तो आएगा 2,85,000। फिर उन्होंने ब्रोकरेज का भी बोला हो, तो सेल्स के टाइम पे ब्रोकरेज माइनस हो जाएगी, ठीक है। सेल्स के टाइम पे ब्रोकरेज माइनस कर देंगे, तो 2,85,000 का 2% कैलकुलेट करना 5,700, ये माइनस कर दो। 2,79,300, ये लीजिए, ये आपका सेल्स अमाउंट हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स में लिखेंगे 3000 और यहाँ पे लिखेंगे 2,79,300, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सारे ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब निकालेंगे बैलेंस 31 दिसंबर को। बैलेंस कैरी डाउन, नंबर ऑफ शेयर्स देखो 5000 प्लस 1000 प्लस 250 माइनस 3000, तो बचेगा कितना? 3250, 3250, ये नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास बच गए। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ भी नहीं लिखा हो तो आपको एवरेज कॉस्ट मेथड अप्लाई करना है। वर्किंग नोट नंबर 6,
कुछ भी नहीं लिखा हो तो आपको एवरेज कॉस्ट अप्लाई करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 5,35,500। डेबिट साइड में देखो प्लस 0 बोनस शेयर वाला, प्लस 11,250 माइनस मत भूल जाना 10,000 बोनस का, ये सॉरी डिविडेंड का, जो हमने कॉस्ट ऑफ परचेज में एडजस्ट किया। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 6,250। टोटल कर देना जो डेबिट साइड में लिखा हुआ है वो। तो 5,35,500 प्लस 11,250 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 6,250। ठीक है, 5,35,500 11,250 ये आएगा लगभग 85.88। 85.88 ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 85.88 को मल्टीप्लाई कर दो 3250 से, तो ये आ जाएगा 2 लाख। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3250 से, ये आ जाएगा 2,79,110। वो यहाँ पे लिख देंगे 2,79,110। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बस इस तरीके से आपको करना है। लास्ट में डिफरेंस निकाल देना, जो भी डिफरेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपकी वर्किंग है, इस तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। थोड़ा सा और कर देता हूँ मैं इधर, यहाँ तक ले लो, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें इंटरिम डिविडेंड का पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिए हैं। तो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं, बोनस शेयर, राइट शेयर, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, बस यही पॉइंट्स होते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कुछ मिक्स सम्स डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर बॉन्ड्स भी होगा और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स भी होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे आरटीपी नवंबर 19। यस, आरटीपी नवंबर 19 में एक सम है जिसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इन डिवेंचर और इक्विटी शेयर्स दोनों पूछा गया है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आरटीपी नवंबर 19। ठीक है, चलिए। A Limited follows the calendar year for accounting purpose. ठीक, company purchased 5,013.5% convertible debentures of face value of rupees 100 each of P Limited on 1st May 2018 at the rate of 105 on cum interest basis. The interest on these instruments is payable on 31st March and 30th September respectively. On 1st August 2018, the company again purchased 2,500 of such debentures at the rate of 102.50 each on cum interest basis. On 1st October 2018, the company sold 2,000 debentures at the rate of 103 each. On 31st December 2018, the company received 10,000 equity shares of rupees 10 each in P Limited on conversion of 20% of its holding. ये conversion का point है, उसको हम ध्यान से समझेंगे। Interest for 3 months on convertible debenture was also received on 31st/12/2018. The market value of debentures and equity shares as at the close of year were rupees 106 and rupees 9 respectively. Prepare the debenture investment account in equity shares investment account in the books of A Limited, debenture investment account and equity share investment account in the books of A Limited for the year 2018 on average cost basis.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्क्रीन पे थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा हो ये सम, तो आप अभी तक तो दिखाई दे रहा होगा, अभी थोड़ा मैंने मिनिमाइज कर दिया इसको। तो आप नवंबर 19 की आरटीपी ओपन कर लेना, उसमें ये सम साथ में रखना जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब। हालांकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्क्रीन पे आई होप आप सबको दिख रहा होगा। चलिए, इसलिए मैंने उसको थोड़ा छोटा कर दिया जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी साथ साथ दिखता रहेगा। दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 13.5% डिवेंचर का होगा इसका। डेट, नंबर ऑफ डिवेंचर या फेस वैल्यू जो आप बताना चाहो बना सकते हो। एक कॉलम बनेगा इंटरेस्ट का, एक कॉस्ट, डेट, ठीक है। चलिए, ये हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिवेंचर्स का। इक्विटी शेयर्स का बाद में बना लेंगे, पहले एक एक पॉइंट इसमें कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने लिखा है द कंपनी परचेज 5,013.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 मई 2018। पहला ट्रांजेक्शन 1 मई 2018 को हमने परचेज किया, तो टू बैंक। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हमने परचेज किए? 5,000। ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, 5,000 इंटू 105, तो 5,000 इंटू 105 ये हो गया 5,25,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 5,25,000 ये हो गया। अब देखो ब्रोकरेज का कोई पॉइंट है क्या? नहीं सर, ब्रोकरेज का कोई भी पॉइंट नहीं है। ब्रोकरेज का देखो नीचे भी हो सकता है पॉइंट कि भाई सब पे लग रही हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो ध्यान से देख लेना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ब्रोकरेज के बारे में। ठीक है। चलिए, ये 5,25,000 आपकी प्राइस हो गई कम इंटरेस्ट बेसिस पे। कम इंटरेस्ट बेसिस पे है, तो इससे हम इसमें से क्या करेंगे? इंटरेस्ट को माइनस करेंगे।
5000 इंटू 100 इंटू 13.5%। याद करो मैंने आपको कुछ समझाया था, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन और लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कब की है? 1 मई 2018। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कब की है? 1 मई 2018 की। और उससे लास्ट ड्यू डेट कब थी? 31 मार्च। मतलब कितना महीना हो गया सर? एक महीना, अप्रैल का महीना हो गया बच्चों बस। तो एक महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे निकालेंगे, तो 5 लाख का 13.5% 1 मंथ के लिए 5625। तो ये 5625 यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, 5,19,375। ये हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट के कॉलम में 5625 और अमाउंट के कॉलम में 5,19,375। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। द इंटरेस्ट ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन 31 मार्च। ठीक है, ऑन 1 अगस्त 2018 द कंपनी अगेन परचेस्ड। ठीक है, लो जी, ये हो गया आपका 1 अगस्त को कंपनी अगेन परचेस्ड। कितना परचेज किया है? 2500 डिवेंचर्स 102.5 ईच ऑन कम इंटरेस्ट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2। $2,500 इंटू 102.5। ठीक है, ये हो जाएगा 2,56,250। कम इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट हटा दो यहाँ से। 2,500 इंटू 100 इंटू 13.5%। कितने महीने का है देखो? लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट कब थी? 31 मार्च। ट्रांजेक्शन कब हुआ? 1 अगस्त को। कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हो गए स्टूडेंट्स, 4 मंथ्स। तो 4 महीने का इंटरेस्ट निकालो, ये आएगा 11,250, 11,250। ये हो जाएगा 2,45,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पे लिख देंगे हम 2,500, 11,250, 2,45,000। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ऑन 1 अक्टूबर, सुनो गौर से दुनिया वालों, 1 अक्टूबर 2018 आ गया, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट की डेट आ गई है 30 सितंबर। तो हमको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पहले करनी पड़ेगी, फिर आगे चलेंगे। चलिए, कितने हमारे पास थे? वर्किंग नोट नंबर 3। $7,500 है ना टोटल। मिलेगा तो 6 महीने का साथ मिलेगा आपको।
7,500 इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 50,625। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली। अब आ जाओ, नॉर्मल ट्रांजैक्शन क्या था 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को। चलिए स्टूडेंट्स, 1 अक्टूबर 2018 द कंपनी सोल्ड 2000 डिवेंचर 103 ईच। कंपनी ने बेच दिया 103 ईच। कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे, एक्स इंटरेस्ट। कितने बेचे हैं, कैलकुलेशन करवा देता हूं मैं। वर्किंग नोट नंबर 5, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 4। फर्स्ट अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुआ है 2000 डिवेंचर, ये हो जाएगा 2,06,000। अब यहाँ पे समझना, 1 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुआ है ना, तो 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट तो कुछ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि 30 सितंबर अभी तो लास्ट डेट गई है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सीधा का सीधा यहाँ पे सेल्स के रूप में बस। और एक्स इंटरेस्ट है, वैसे भी इंटरेस्ट की अमाउंट 0 रहेगी तो कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए $2,06,000 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया सेल्स का ट्रांजैक्शन। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। On 31st December, the company received 10,000 equity shares of 10 each in P Limited on conversion of 20% of its holding। ये समझना ध्यान से, ये पॉइंट ध्यान से समझना आपको। इन्होंने बोला है कि 20% होल्डिंग, तो 20% होल्डिंग कितनी है, पहले तो वो निकालो। पहले तो निकालो कि 20% होल्डिंग कितनी होगी। 5,000 शेयर से प्लस 2,500 माइनस 2,000, तो 5,500 बचे ना, उसका 20% कितना होता है, 1,100 शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1,100, सॉरी डिवेंचर, शेयर्स नहीं, 1,100 डिवेंचर अब हमारे पास से चले जाएंगे। ध्यान से समझना, एकदम सिंपल तरीके से मैं करवा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाई इक्विटी शेयर्स। ध्यान से समझना, 20% डिवेंचर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, इक्विटी शेयर्स में। तो 5,500 थे हमारे पास, उसका 20% करोगे तो कितना होगा, 1,100। 1,100 शेयर्स, ये 1,100 डिवेंचर्स अब कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इक्विटी शेयर्स में। मतलब हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से तो हटाना पड़ेगा हमको उसको। ठीक है, हमने 1,100 यहाँ पे लिख दिया। अब बात ये आती है कि सर उसकी वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ क्या, देखो। So on 31st December, the company received 10,000 equity shares of rupees 10 each in P Limited on conversion of 20% of its holding. Interest for 3 months on converted debenture was also received on 31st 12 2018। ठीक है, इंटरेस्ट तो रिसीव होगा 3 महीने का, वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इक्विटी शेयर्स की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको दिखना चाहिए। चलिए ऊपर वर्किंग कर देता हूँ, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग नोट नंबर 5, 1,100 डिवेंचर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं इक्विटी शेयर्स में।
1100 डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो अब उनकी वैल्यू क्या लिखेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। वैल्यू हम लिखेंगे एवरेज, क्योंकि हमने कुछ कमाया नहीं है इसमें, तो एवरेज कॉस्ट प्राइस पर यूनिट वो निकालेंगे हम। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे और उसके हिसाब से उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, 5,19,375 प्लस 2,45,000 डिवाइड बाई 7,500। ये तो आप सबको आना चाहिए निकालना। प्लस 2,45,000 डिवाइड बाई 7,500, तो ये आ जाएगा 101.916। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर देना 1100 से, इसको मल्टीप्लाई कर देना 1100 से, तो ये अमाउंट आ जाएगी 1,12,108। ये वैल्यू कंसिडर की जाएगी स्टूडेंट्स जो इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट हो गए, ये जो डिवेंचर कन्वर्ट हो गए हैं इक्विटी शेयर्स में, उनके लिए। तो यहाँ पे कॉस्ट कॉलम में ये लिखा जाएगा, ध्यान से समझना। कॉस्ट कॉलम में $1,12,108 ये हम लिखेंगे कॉस्ट कॉलम में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बात कर रहे हैं हम इंटरेस्ट के। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। जब भी कन्वर्जन होता है, अगर कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे और उस पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करेंगे हम इंटरेस्ट की अमाउंट की। एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो उन्होंने लिखा है कि इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ ऑन कन्वर्टेड डिवेंचर वाज आल्सो रिसीव्ड ऑन 31/12/2018। हमको इंटरेस्ट मिल गया, कन्वर्जन हुआ उस टाइम पे, इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है। तो इंटरेस्ट अगर रिसीव हो चुका है तो इंटरेस्ट की जनरेटिव हम कर देते हैं यहाँ पे बाई बैंक के नाम से लिखेंगे। 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो 1100 शेयर, 1100 डिवेंचर्स पे। वर्किंग नोट नंबर 6, 1100 इंटू 100 इंटू 13.5%, 3 महीने का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। 1100 इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 3712.5, 3712.5 इतना इंटरेस्ट हमको रिसीव हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये लीजिए, इस तरीके से हमने इसका एडजस्टमेंट कर दिया। चलिए और देखो, और भी कोई ट्रांजैक्शन है क्या इससे रिलेटेड, डिवेंचर से रिलेटेड? सर और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, कन्वर्जन कर दिया हमने 3 महीने का इंटरेस्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर इक्विटी शेयर, मार्केट वैल्यू है 106। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बैलेंस निकालेंगे हम। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस निकाल दो। डेट यहाँ पे लिख देना 31/12/31/12। ठीक है, बैलेंस निकाल दो। बैलेंस 31 दिसंबर को निकाल देंगे। 7,500 माइनस 2,000 और माइनस 1,100,
4400 आया ना, 4400। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कॉस्ट प्राइस हमने ऑलरेडी निकाला ही था 101.916, वही कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फिर से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर हमने उसके लिए निकाला 101.916, तो 4,48,434 ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मत भूल जाना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मत भूल जाना। यहाँ पे 31 दिसंबर वर्किंग नोट नंबर 7, क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 4,400 इंटू 100 इंटू 13.5%। कितना महीना, लास्ट ड्यू डेट कब थी, 30 सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1,48,000 सॉरी 14,850 आएगा, 14,850। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनकर तैयार हो गया, जो भी डिफरेंस और डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 101 है, सेलिंग प्राइस कितनी थी 106, सॉरी मार्केट प्राइस कितनी थी 106, तो दोनों में से जो भी कम होगा उस पर हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिवेंचर अकाउंट में हमने कर दिया, अब इक्विटी शेयर्स में करना है, उससे पहले स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर आगे मैं करवाता हूँ आपको। यहाँ तक वर्किंग वन नंबर 1 2 3 4 6 7, एक 5 वाली ऊपर करवाई थी वर्किंग, इसको अच्छे से लिख लेना आप घर पे जाके। 5 वाली वर्किंग भी दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये लीजिए 5 वाली वर्किंग भी नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, 5 वाली वर्किंग का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम करते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। पहले क्या पॉइंट लिखा हुआ है ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। चलो इधर ही बना देता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट, इसके नीचे। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट, यहीं पे बना देता हूँ मैं। एकदम सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन आपको नहीं दिए हैं। 2 ही कॉलम बनाने, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, इसलिए डिविडेंड का कॉलम हम नहीं बनाएंगे। चलिए सबसे पहली चीज, जो बैलेंस हमने यहाँ पे लिखा था ना बाई इक्विटी शेयर, ये देखो बाई इक्विटी शेयर लिखा था ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, वहां पे डिवेंचर वाले में, तो उसको बैलेंस यहाँ पे लिखा लो। क्या लिखोगे, टू 13.5% डिवेंचर। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है 10,000, देखो 10,000 मिले, मतलब 10,000 नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास, ये देखो 10,000 लिखा हुआ है। उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 1,12,108, जो वैल्यू वहां से आई है ना वो यहाँ पे पोस्ट कर देना। अब आप देखो ना, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इक्विटी शेयर में कोई भी ट्रांजेक्शन है, लास्ट में बैलेंस क्लोज करना है। तो बैलेंस क्लोज करना है, तो बैलेंस क्लोज कैसे करोगे, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, 10,000 पूरे के पूरे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 9 रुपीज। अगर आप इसके हिसाब से देखो कि हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, 1,12,108 डिवाइड बाई 10,000 करोगे तो कितना आता है
11.21 मतलब 11.21 की कॉस्ट प्राइस है, जबकि मार्केट प्राइस कितनी है 9 रुपीज। विच एवर इज लोअर पे हम रिकॉर्ड करेंगे, विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो 9 रुपीज हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 90,000 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 90,000 लिखेंगे और जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखना। 22,108 ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस कम है, इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। ये लीजिए, ये आपका कंप्लीट सम था। इसमें एक नया पॉइंट हमने डिस्कस किया जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कन्वर्जन का। कन्वर्जन जब होता है, डिवेंचर जब कन्वर्ट होते हैं इक्विटी शेयर्स में, तो किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है वो हमने डिस्कस किया है। एकदम सिंपल तरीका था, बाई इक्विटी शेयर्स लिख दो वहां पे, और इधर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या करो, 13.5% या जो भी डिवेंचर के परसेंटेज है वो लिख दो, और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट प्राइस निकाल दो, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है।